आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर में। आइएगा शुरू करते हैं आज के सेशन को। चलिएगा। वेरी गुड आफ्टरनून विकास चौधरी, वेरी गुड आफ्टरनून मुनीश, बहुत बढ़िया। आइए स्टार्ट करें। चलो, एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी जूनियर इंजीनियर, एग्ज़ाम कोई भी हो, आज के जो ये क्वेश्चंस है ना, आपको मज़ा आ जाएगा और इससे ऊपर लेवल नहीं जा सकता, नहीं जाएगा, ये बात ध्यान रखना। चलिए शुरू करें आज का सेशन। एक बार वीडियो को शेयर वेयर कर दो दोस्तों तक। चलो आ जाओ। वॉइस सब प्रॉपर है? चलो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि जनरली आपका जो सिलेबस का चलता है यही सिलेबस है। अब चाहे वो आप एनटीपीसी का एग्जाम ले लो, चाहे एलपी ले लो, टेक्नीशियन ले लो, जूनियर इंजीनियर ले लो, सिलेबस कॉमन रहता है मैथ्स का, बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, ऐसे का ऐसा ही रहता है। ठीक है। और नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, ये सब सिलेबस के अंदर हैं। CBT 1 CBT 2 दोनों का सिलेबस आपको मैंने बताया है। ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्यों कर रही हो जूही? गुड आफ्टरनून चल रहा है ना। चलिए, हाँ, मैथ्स फाउंडेशन बैच आप लोगों ने अभी तक नहीं लिया है तो ले लीजिएगा बेटा। आज आपका लास्ट ऑफर है 599 का। भाई ग्रैब करो जिनको भी करना है, क्योंकि इससे बेटर बैच आपको नहीं मिलेगा पूरे इंडिया में अगर आप पढ़ने के लिए आ रहे हो तो। ठीक है। और आप सभी लोगों के लिए टीचर्स डे का ऑफर चल रहा है, इसी के लिए हम काम कर रहे हैं। आप लोगों के लिए RRB बैच, मैथ फाउंडेशन, ATM, मैथ फाउंडेशन, साइंस फाउंडेशन, ये सब आपको मिलेगा। ठीक है। तो आप जुड़िए। अगर बेसिक से कवर करना चाहते हो तो RRB, और प्रैक्टिस बैच है तो ATM आप बैच ले सकते हो। ठीक है। तो अच्छी तैयारी करो, बढ़िया तैयारी करो। रेलवे रिकॉर्ड ब्रेकिंग बैच में जुड़ सकते हो आप लोग। एप्लीकेशन अपनी क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर एप्लीकेशन है। साथ के साथ में कोर्सेज के लिए अपनी क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर है। टेस्ट सीरीज, अगर बुक्स आपको चाहिए, ई बुक्स आपको जो मैं मिलेंगी वो अपनी क्विक ट्रिक्स टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन पर मिलेंगी। ठीक है, 2 एप्लीकेशंस पर। ठीक है। एक बार वीडियो को शेयर कर दो यार। ठीक है। चलो स्टार्ट करें। बिल्कुल MP टेट में भी काम आएगा सभी जगह। सर RRB की डेट कब तक में आ जाएंगी? मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट वीक आपको डेट्स मिल जाए, मतलब कंफर्मेशन अभी भी नहीं है। ठीक है। चलिए आइए, एनटीपीसी का नोटिफिकेशन 14 तारीख को आ जाएगा, पता है आपको। चलिएगा स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। थोड़ा लेकर बैठना अपने, है ना, पेन पेपर को लेकर बैठना। और 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन आपको मजा आ जाएगा 50 क्वेश्चनों में। ठीक है। क्योंकि मैं हर क्वेश्चन के साथ साथ आप सभी लोगों को मैं आपको बता देना चाहता हूं। सबसे पहले एक आपके पास कोई पेज है क्या? पेज एक मतलब प्लेन पेपर आप ले लो। एक सभी लोग एक प्लेन पेपर ले लेना। जब भी आप अपने जहां बैठे हो, टेबल पे बैठे हो, एक प्लेन पेपर जरूर लेकर बैठना। सर क्यों? क्योंकि अभी इसमें हम फॉर्मूले भी लिखाएंगे। जैसे कि जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं उसका गोल्डन फॉर्मूला भी मैं आपको लिखाऊंगा। जहां भी हमें जरूरत लगेगी कि हाँ यार ये गोल्डन फॉर्मूला है, तो इन सभी क्वेश्चनों से आप सभी लोगों को गोल्डन फॉर्मूला समझ में आएगा। ठीक है। हाँ, क्लियर है? ओके। सर PYQ कब होंगे? बेटा तन में रोज PYQ होते हैं सुबह 11 बजे, आपको बता दूं। दूसरी चीज, आप सभी विद्यार्थियों के लिए ATM बैच भी चल रहा है तन में। हाँ, पूरा ATM बैच, उसमें आपको पूरा तब सब कुछ प्रैक्टिस मिल जाएगी। अगर आप करना चाहते हो तो आज ले लेना, क्योंकि आज लास्ट है हमारा ऑफर। ठीक है। बाकी फिर आपके लिए लगातार, जैसे अब ये टॉप 50 में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो पेपर में आएंगे आपके। ठीक है। अब आओ भैया, देरी नहीं करते हैं ना। चलो स्टार्ट करें। एक बार सब लोग यस कर दो और एक बार वीडियो शेयर कर दो, है ना। वेरी गुड मोहित, बहुत बढ़िया आंसर भी निकाल दिया मेरे भाई। चलिए समय शुरू करता हूं। पहला प्रश्न है और आप लोगों को केवल देता हूं मैं 30 सेकंड का टाइम। हाँ, मैं फाउंडेशन बैच में प्रैक्टिस भी है, जो शीट्स होती हैं उनकी प्रैक्टिस है। ले लेना, आ जाना, लास्ट डेट है ऑफर की। बाद में फिर पैसे बढ़ जाएंगे, क्या मतलब है। एक समबाहु त्रिभुज को इस तरह से बनाया गया है कि त्रिभुज के दोनों, एक समबाहु त्रिभुज को इस तरह से बनाया गया है कि त्रिभुज के 2 सिरे एक वृत्त पर व्यास, अच्छा, वृत्त के व्यास पर हैं। ये एक मैंने वृत्त बनाया, ये एक उसका व्यास है, और
बोला क्या गया है कि भाई ये वृत्त का व्यास हो गया और उसके त्रिभुज के दोनों सिरे इसी पर हैं और एक सिरा आपकी परिधि पर है, तीसरा वृत्त पर लगता है। अगर ऐसा है ना, त्रिभुज है और ये वृत्त का क्षेत्रफल है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर। तो आप लोग एक बात मुझे बताओ कि अगर ये अपना सेंटर है और ये अगर मैं हाइट मान के चलता हूँ तो क्या मैं कह सकता हूँ क्या आपसे कि रेडियस जो हो गई वो त्रिभुज की हाइट हो जाएगी क्या? बात तो सही है। तो अगर ये रेडियस अगर त्रिभुज की हाइट हो गई है और ये त्रिभुज है तो ये एक तरीके से परिवृत्त की तरह काम करेगा। बोले बात तो सही है सर। और अगर हम ये कह सकते हैं कि यह एक क्या कहते हैं समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर भी होंगी सर, ये बात भी सही है सर। तो सारी बात अगर सही आ रही है हमारी तो आप ये निकाल के दिखा दो ना कि आर की वैल्यू क्या आ रही है। तो आर की वैल्यू आ रही है √48 और √48 को आप क्या लिख सकते हो? 16×48 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो बताओ? तो 16×48 लिख सकते हो, तो इसको क्या लिख सकते हो? 4√3 लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो बताओ? बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं, काहे नहीं लिख सकते? तो अगर मैं इसको 4√2 लिख सकता हूं और मैंने 4√3 इसको लिख दिया तो क्या मैं कह सकता हूं कि यही मेरी रेडियस भी है और यही मेरी हाइट भी है? अगर ये मेरी रेडियस आ गई है 4√3, यही मेरी रेडियस आ चुकी है 4√3, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है? और किसी भी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की बात अगर करते हैं तो जो ऊंचाई होती है वो √3a/2 के बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो है वो √3a/2 के बराबर होती है। यानी कि सर आप ये कहना चाहते हो इसका मतलब कि जो ऊंचाई है वो आपकी हाइट के बराबर करनी होगी? बिल्कुल करनी होगी। यहां से a की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है? 8 निकल कर आ रही है। इससे क्या तात्पर्य है? इससे ये तात्पर्य है कि इस समबाहु त्रिभुज के दो बिंदु इस सिरे पर नहीं है, यहां कहीं है। यानी कि ये समबाहु त्रिभुज कहां है? व्यास के सिरों पर नहीं है, ये कहीं बीच में से बन रहा है। वाह यार सर मजा आ गया। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है? 8 है। आप लोगों का अगर आंसर आ रहा होगा 4√3 तो वो बिल्कुल गलत आंसर है। इसलिए ये गजब का होने वाला है सेट। आपको पहले ही क्वेश्चन से ट्रेलर पता लग गया होगा। डाउट है तो पूछ लो, नहीं है तो पूछ लो। ठीक है डियर, मजा आ गया क्वेश्चन में। अब इसके अंदर हमें क्या लिखाना है? सबसे पहले हम निकालते हैं गोल्डन रूल। इस क्वेश्चन का गोल्डन रूल क्या है? इस क्वेश्चन के अंदर जो गोल्डन रूल लग रहा है वो लग रहा है सबसे पहले इस वृत्त का क्षेत्रफल, और इस वृत्त के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो πr² होता है। फिर इसके बाद इसके अंदर जो लग रहा है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। इसका एरिया आपको पता होना चाहिए, √3 भुजा स्क्वायर बटे 4 होता है। इसका परिमाप आपका 3 गुना भुजा होता है। इसकी जो हाइट होती है वो √3a/2 होती है। ये समबाहु त्रिभुज के गोल्डन रूल फॉर्मूला की डिटेल है जो इस क्वेश्चन में काम आ रही है आप लोगों के। इसको भी आप नोट कर सकते हो। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट, दूसरा नंबर क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं। आप लोगों इस क्वेश्चन को बनाओ और इसका समय शुरू करता हूं मैं केवल 30 सेकंड के लिए। केवल क्वेश्चनों पर फोकस करो। आज के बाद मैथ की वजह से सिलेक्शन नहीं रहेगा, बस पढ़ाई कर लो मेरे साथ, ये गारंटी देता हूं। एक व्यक्ति के पास 840 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए, 5 रुपए के नोट हैं, 10 रुपए के हैं और 20 रुपए के हैं। ये सब क्या हैं? ये सब आपके डिनोमिनेशन है दोस्तों। नोटों की समान संख्या है तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो जाएंगे? बराबर है।
तो आपके जो टोटल पैसे होने चाहिए जिनको वैल्यू बोलते हैं, वो वैल्यू बराबर क्या होती है? वो होती है डिनोमिनेशन इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स। 5 एकम 5, 10 एकम 10, 20 एकम 20। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 35 जो आ रहा है वो वैल्यू 840 के बराबर है। क्यों? क्योंकि रुपया रुपये के बराबर करना पड़ेगा। 7 पंजे 35, 12 सत्ते 84, 5 से काट दिया आपने इसको 24 बार, ये एक अनुपात की वैल्यू आई है 24। तो नोटों की कुल संख्या बताओ। तो नोटों की संख्या तो तीनों में समान है ना, तो 24 इंटू 3, 24 24 24, 72 हो जाएगा आंसर। आप लोगों का अगर सही है तो बिल्कुल यस कर दीजिए। इसका भी गोल्डन रूल मैं आपको लिखाना चाहता हूं। इसके गोल्डन रूल में केवल एक ही कॉन्सेप्ट काम करता है। सबसे पहले तो यह समझना होगा कि यह क्वेश्चन किस पर है। यह क्वेश्चन है कॉइन बेस्ड। किस पर है? कॉइन बेस्ड क्वेश्चन। किस पर है ये? कॉइन बेस्ड। सिक्कों पर आधारित पर एक सबसे जरूरी फॉर्मूला है डिनोमिनेशन, यानी कि उसका प्रारूप क्या होगा, यानी कि सिक्का कैसा है, साथ के साथ उसके नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे, यानी कि सिक्कों की संख्या क्या होगी, सिक्कों की संख्या क्या होगी, सिक्कों की संख्या क्या होगी। और तीसरा अगर मैं बात करूं वैल्यू, वैल्यू का मतलब क्या? मान क्या होगा, मान, यानी कि कितने रुपीस बन रहे हैं। और इसका तीनों का रिलेशन होता है डिनोमिनेशन इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स बराबर वैल्यू। वही लगाया गोल्डन रूल, आप कॉपी में लिखते जाना जिससे कि आपको रिवीजन करने में भी आसानी होगी। क्लियर है? चलिए ओके नेक्स्ट। मैं वैसे भी बहुत आराम से लेकर चलूंगा और उसके बाद भी आप नहीं समझ पा रहे हो तो बेसिक्स में प्रॉब्लम है, बेधड़क होकर बैच ले लेना, आप शर्म मत करना, क्योंकि जिंदगी के लिए सिलेक्शन पहले है, कैरियर आगे बढ़ाना है, बैठे नहीं रहना है, आप लोगों को आगे बढ़ना है। मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं कि आपको समझ में आए, जिससे कि आपको अपनी कमी भी पता चले। ठीक है, वो जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको पहले तो पहचानना है कि कौन से कॉन्सेप्ट से है, देन इस क्वेश्चन को केवल करने के लिए मैं आपको 30 सेकंड दूंगा। ये जो मैं आज लेवल कराने वाला हूं इससे ऊपर लेवल नहीं जाएगा, और हर बच्चा अगर एक झलक में प्रैक्टिस करना चाहता है तो इस वीडियो को वो कभी भी देख के जा सकता है, उससे उसके सारे 50 के 50 कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे इन फ्यूचर भी। तो इस वीडियो को आप सेव करके रखना अपने पास। क्वेश्चन कहता है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन किसका है? गोल्डन रूल में अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन सर टाइम एंड वर्क का है। अब टाइम एंड वर्क में भी बहुत टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अकेले इससे तो काम चलेगा नहीं। एक आदमी या 2 महिलाएं या 3 लड़के, ये एक तरीके से एफिशिएंसी इनटू टाइम के ऊपर बेस्ड है, इस वाले कॉन्सेप्ट पर, एमडीएच वाला कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं। जैसे कि एक आदमी है, या का मतलब आप में से कई बच्चों को पता होगा तो पता होगा, या का मतलब होता है बराबर होना। किस किस को पता है? 2 महिलाएं हैं और 3 लड़के हैं। या का मतलब है बराबर, मतलब एक आदमी कर रहा है, 2 महिलाएं कर रही हैं और 3 लड़के कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और काम 44 दिनों में ही हो रहा है, तो टाइम तीनों के लिए सेम है। तो टाइम अगर सेम है तो क्या ये एफिशिएंसी निकाल सकते हो? हाँ, एफिशिएंसी का रेशो कैसे निकलेगा? जब कॉफिशिएंट दिया हुआ होता है, गुणांक दिया हुआ होता है, तो एलसीएम ले लिया जाता है। 1 का भाग देंगे तो आदमी की जो एफिशिएंसी आ रही है वो 1 का भाग देने पर 6 आ रही है, विमेन की जो आ रही है 2 का भाग देने पर 3 आ रही है, और लड़के की जो आ रही है 3 का भाग देने पर 2 आ रही है। तो सबसे पहला काम अपन को ये करना है एफिशिएंसी निकालने का। सर अब वर्क कैसे निकालेंगे? देखो वर्क का तो कंडीशन आपको पता ही है कि काम अगर निकालना है तो वो होता है कार्य क्षमता गुणा समय। तो आप ये कहोगे सर हर कोई तो 44 दिन ली तो ले रहा है, हाँ ठीक है, लेकिन आप सोचो तो सही, अगर 44 दिन ले रहा है, कोई भी ले लो, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आपका जो वर्क आएगा वो क्या आएगा? एक आदमी 44 दिन ले रहा है,
2 औरत 44 दिन ले रही हैं, 3 लड़के 44 दिन ले रहे हैं, तो टोटल वर्क निकालोगे तो आदमी की एफिशिएंसी ले रहे हो 6 और टाइम लग रहा है 44 दिन, क्योंकि एक आदमी ले रहा है। आप मत सोचना सर ये ले लूं तो ये भी ले लो, महिला की एफिशिएंसी 3, 2 महिलाएं ले रही हैं तो 6 × 44 ही आएगा। तो टोटल वर्क रिमेन सेम इन ऑल 3 कंडीशंस, सेम ही रहने वाला, यही रहेगा। मैंने तो आदमी के ऊपर लगा दिया, सर महिलाओं को लो, ले लो, 2 महिलाएं, एक महिला की एफिशिएंसी 3 है, 2 महिलाएं मतलब 6 × 44, बात बराबर है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बताओ सर कार्य के हिस्से को एक आदमी, एक महिला और एक लड़का कितने दिन में करेंगे। अगर टोटल वर्क आपका ये है तो तीनों की कार्य क्षमता का डिवाइड कर दो, 6 और 3 9 और 2 11, तो 11 से काटेंगे 4 बार, तो काम जो होना है वो 24 दिन में हो जाएगा अगर तीनों मिलकर करते हैं तो, यही काम। तो रूल भी आपको क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिएगा, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा पहले तो बता देना, क्योंकि क्लास चलने वाली है लंबी, खाना चाय सब कुछ, मम्मी पापा भाई बहन सबसे बोल देना कि आज मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं कुछ अलग करने जा रहा हूं। हाँ, मैं भी बोल के आया हूं कि डोंट डिस्टर्ब, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए बीच में, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों के सामने चीजें चलती रहेंगी, आप गोल्डन रूल से रिवाइज भी करते रहोगे और ये आपके लिए लाइफ का बेस्ट सेशन हो जाएगा, देखना। अगला प्रश्न आपके सामने ये लीजिए, अगर 2 रैखिक समीकरण दी हुई हो और क्वेश्चन कह दे आपसे कि भैया इनका कोई परिमित हल है ही नहीं, कोई परिमित हल नहीं है, देयर इज नो फाइनाइट सॉल्यूशन, देयर इज नो फाइनाइट सॉल्यूशन। 2 लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं, उनका कोई परिमित हल नहीं है, तो जवाब क्या होगा। और इसका जवाब आप मेरे को 15 सेकंड में दीजिए। तो आप बस मुझे इतना बता दो कि सर गोल्डन रूल क्या है इसका, वो तभी अच्छा लगेगा आपको देखो समझने में भी। तो इस क्वेश्चन का गोल्डन रूल अलग है, क्या है सर जी गोल्डन रूल? यानी कि अगर रैखिक A1/A2 रैखिक समीकरण दे रखी हो, यानी कि A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके रैखिक समीकरण के यूनिक सॉल्यूशन होंगे, यानी कि केवल एक हल होगा। अगर मैं बोल दूं A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 के, तो इस शर्त में आपके क्या होंगे, अनंत हल होंगे। ये रैखिक समीकरण के ऊपर कंडीशन होती है। सर हमें नहीं पता है बेटा, नहीं पता है तो पता लगा रहे हैं अभी, देख लो। अनंत हल होते हैं ऐसे कंडीशंस के। ये A1/A2 क्या है, ये x का कॉफिशिएंट है, x का कॉफिशिएंट है, ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है, ऐसे है, ये C1 है, ये C2 है, वही है। अब यहां पर कोई हल ना हो तो उसके लिए मतलब क्या होता है कि जो लाइनें हैं वो आपस में हमेशा पैरेलल होंगी, लाइनें जो हैं वो आपस में हमेशा समांतर होंगी। अगर समांतर लाइनें हैं तो समांतर लाइन है तो ये समझ लीजिए कि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के और बराबर नहीं होगा C1/C2 के। ये मेन कंडीशन है। तो इसी कंडीशन को यहां पुट करना है कि अगर कोई हल नहीं है इसका मतलब लाइनें पैरेलल हैं। अगर पैरेलल हैं तो A1/A2 बराबर B1 यानी कि 1 और B2 यानी कि 2। तो यानी कि P की वैल्यू डायरेक्टली 6 के बराबर हो जाएगी बस। तो P बराबर 6 होता है। P के 6 के लिए कोई हल नहीं होंगे, यानी कि इन दोनों रेखाएं आपस में पैरेलल चलती चली जाएंगी। देयर इज नो सॉल्यूशन। गोल्डन रूल रिवाइज कर लो, P की वैल्यू निकाल लो, 100% पेपर में आएगा। मैं बोलते जा रहा हूं, इन चीजों को सीरियसली ले लेना थोड़ा, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 5वां। कौन से कंसेप्ट से लिया गया है और क्या लगेगा इसके अंदर, और इसके लिए मैं आपको स्मार्ट अप्रोच के लिए समय देता हूं मात्र, और आप इस क्वेश्चन को मेरे लिए अगर वास्तव में कुछ मानते हो या टीचर के लिए कुछ करना है तो इस क्वेश्चन को आप 15 सेकंड में करके दिखाओ। होगा नहीं आपसे, यह भी मैं जानता हूं, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा। चलो करो 15 सेकंड में।
देखो दोस्तों, टाइम अप हो गया और आपने भी सोचा होगा सर ये तो आपने मजाक ही कर दिया हमारे साथ, ऐसे कौन करता है भाई? बात तो अच्छी कह रहे हो, क्वेश्चन को पढ़ ही लेते यार कि एक घन के किनारे को 5 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है ना, तो उसका आयतन इतना बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन पहली बात तो गोल्डन रूल का है। गोल्डन रूल किसके ऊपर लग रहा है? गोल्डन रूल लग रहा है सर जी क्यूब के ऊपर। क्यूब का मतलब क्या होता है? घन होता है। और घन के आयतन के ऊपर बात कर रहे हैं तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। ये सबको पता है क्या? सबको पता है क्या ये बात? घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब होता है भाई साहब। चलो यार देखो, जितनी हमने दुनिया देखी है, इस दुनिया में हमने एक चीज जरूर पहचानी है। बोले सर क्या पहचान लिया आपने अचानक से? कि आप ये देखिए कि घन की बात चल रही हो और आयतन बढ़ जाता है, घट जाता है, यानी कि आयतन का अंतर दे रखा हो, तो क्या मैं कह सकता हूं आपको यह देखना है कि किन्हीं दो संख्याओं के घनों का अंतर, किन्हीं दो संख्याओं के घनों का अंतर 46-25 होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? किन्हीं दो संख्याओं के घनों का अंतर 46-25 होना चाहिए। यह बात आपको समझ में आती है? बिल्कुल आती है। यानी कि यहां मूल लंबाई दे रखी है, तो आपकी जो बढ़ी हुई लंबाई कितनी होगी? 17। बढ़ी हुई लंबाई कितनी होगी? 20। बढ़ी हुई लंबाई कितनी होगी? 25। बढ़ी हुई लंबाई कितनी होगी? 23। और खुदा ना खास्ता हमने आपको ये सारी बातें बताई हैं कि आप 30 तक तो घन याद रखें भाइयों। थोड़ी इज्जत लेकर बैठे हम भी यार इस मामले में, ठीक है? हां, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यार घनों का क्यूब जो है वो 30 तक याद होना चाहिए, और उस वजह से हम 15 सेकंड में आंसर दे सकते थे। ये सारी डिटेल आपको समझाने के लिए मैं ऑप्शन देख रहा हूं। 1728 और 17 का कितना होता है? बोलो 4913। तो 13 में से 8 जाएंगे तो क्या 5 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। लेकिन क्या हम कह सकते हैं 4913 में से 1728 चले जाएंगे तो ये आ जाएगा? चीटिंग है सर ना, पॉसिबल ही कौन ही है। 8000 में से 3375 जाएंगे, ये आ रहा है? यस। तो हुआ? हुआ। इसी को ब्रेन एक्सरसाइज कहते हैं। करने से आएगी, नहीं करने से तो फिर फॉर्मूला लगाकर करो। उसमें मजा नहीं है क्योंकि सब कर रहे होंगे वो काम। आप क्या अलग कर रहे होगे वो आपको यहां बताना है, और मैं आपको वही सिखाने आया हूं। आइए, चलिए, क्लियर है भाई साहब? तो आप लोगों के लिए शर्त क्या है? आप लोगों के लिए शर्त क्या है? और शर्त वो जरूरी भी है, शर्त 30 तक क्यूब याद हो टिप्स पर। 30 तक क्यूब याद हो टिप्स पर। नहीं याद है? चलो अब अपने गोल्डन रूल वाली किताब में जो मैंने आपसे बोला था कि आज से, जब मैं आपसे कल ही मैंने बोल दिया था आप लोगों को कि आप लोग जब आप पढ़ना शुरू करें मेरे साथ तो एक कॉपी ले लें, 10 रुपए की कॉपी खरीद लो। साला दुनिया की कोई फॉर्मूला बुक अपने आगे नहीं टिक सकती है। दुनिया की कोई फॉर्मूला बुक नहीं टिक सकती है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला बुक में वो लिखा गया है जो वो सामने वाला समझ रहा है। आपकी खुद की बुक में आप वो लिखोगे जो आपको समझ में आ रहा है। तो देयर इज नो, मतलब कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है किताबों का अगर आप खुद लिख रहे हैं तो। आइए उसी का इलाज करते हैं। तो हम आपको ऐसी सलाह देते हैं जो बिल्कुल घर वाली है, लेकिन क्या होता है आदमी भावनाओं में बहरा पड़ा है, पता नहीं क्या क्या देख रहा है, क्या क्या पढ़ रहा है, कुछ नहीं पता उस बच्चे को। 1 से 30 तक का क्यूब की अभी लिख लेना भैया ना। जो बच्चा बात को कहना मानता है उसके देखो रिजल्ट भी अच्छे निकलेंगे। 1 का क्यूब आपका 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब हो गया 1000। 11 का क्यूब हो जाएगा 1331, 12 का क्यूब हो जाएगा 1728, 13 का क्यूब कितना हो जाएगा 2197, 14 का क्यूब कितना हो जाएगा 4096, 15 का क्यूब कितना हो जाएगा, 14 का क्यूब हो जाएगा 2744, 15 का क्यूब हो जाएगा 3375 और 16 का क्यूब हो जाएगा 4096, 17 का क्यूब हो जाएगा 4913, 18 का क्यूब हो जाएगा 5832, 19 का क्यूब हो जाएगा 6859 और 20 का क्यूब कितना हो जाएगा 8000, 21 का क्यूब हो जाएगा 9261, 22 का क्यूब हो जाएगा 10648, 23 का क्यूब कितना हो जाएगा, क्या कहते हैं 12167,
24 का क्यूब कितना हो जाएगा 13,824। 25 का क्यूब कितना हो जाएगा 15,625। 26 का क्यूब कितना हो जाएगा क्या 17,576। 27 का क्यूब कितना हो जाएगा 19,683। 28 का क्यूब कितना हो जाएगा 21,952। 29 का क्यूब कितना हो जाएगा 24,389। और 30 का क्यूब हो जाएगा 27,000। याद होना चाहिए, नहीं करोगे आपके लिए दिक्कत है, हाँ करोगे आपको कोई दिक्कत नहीं है। 100 बातों की एक बात कहता हूं, ठीक है। अगला करोगे, अभी लिख लो, चलो लिख जाओ तो एक बार डन कर देना है ना, लिख लो तो एक बार डन कर देना। अपनी फॉर्मूला बुक में अच्छे से लिख लेना। बेटा मैं आज जो छोटी छोटी मेहनत करवा रहा हूं ना, ये पेपर के वाले दिन है ना, या पेपर से 3 दिन पहले, आपको बड़ा मजा आएगा इस मेहनत के साथ, क्योंकि आपको पता होगा अरे यार ये फॉर्मूला वहां लगा था, अच्छा सर ने वो क्वेश्चन यहां कराया था। अपने आप क्यों? क्योंकि पिक्चर की देखी हुई ड्रिल्स, जैसे कोई मूवी का आप सीन देख लेते हो, बीच में आपको याद आ जाता है यार ये उस मूवी का सीन था, क्योंकि वो पिक्चर भी आपने देखी हुई है और उसकी रील्स की कट आप देख रहे हो। तो उसी तरह से जो आप अपने खुद के नोट्स बनाते हो, आपको वो एक तरीके से फ्लैशबैक करेगा, फ्लैशबैक की तरह काम करेगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट, 60 और 90 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का औसत आपको बताना है। कभी भी अभाज्य संख्याओं का क्वेश्चन आ जाए और उसके औसत का क्वेश्चन आ जाए, इसका मतलब ये ध्यान रखना कि कोई ट्रिक है ही नहीं, आपको अभाज्य संख्याएं पता होनी ही चाहिए। तो करिए इस क्वेश्चन को, मैं आपको 30 सेकंड देता हूं। देखिए अभाज्य संख्या की बात हम कर रहे हैं दोस्तों आपसे। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं सभी अभाज्य संख्याएं इनके बीच में जो आती है, तो मेरे को जितनी याद है मैं आपको फटाफट से बताता हूं। जैसे 61 है, जैसे कि 67 है, जैसे कि 71 है, जैसे कि 73 है, जैसे कि 79 है, जैसे कि 83 है, जैसे कि 89 है। बस थम जाओ, और कुछ लग तो नहीं रहा। फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो कि आप देख लो 70, हाँ ठीक है, कुछ नहीं है, ठीक है। 8, 9, 3 12, 12 और 9 21, 21 और 3 24, 24 और 9, 24 और 9 हो गया सर जी 33। 9 6 15, 15 और 7 22, 22 और 7 29, 29 और 7 36 और 8 44 और 8 52। तो औसत क्या होता है? औसत अगर आप निकालते हो तो संख्याओं का योग जो आप निकाले हो और उनका नंबर, तो संख्याओं का योग आ रहा है 523 और उनकी जो संख्या का आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7। तो सॉल्व करेंगे तो 7 7 49, बचे कितने 3, 7 चौके 28, बचे 5/7, तो 74.71 आ जाएगा। गोल्डन रूल, गोल्डन रूल क्या होना चाहिए भाई? टिप 1 से 100 तक सभी प्राइम नंबर याद हों। 1 से 100 तक की है ना, सभी प्राइम नंबर याद हों, पहली टिप है मेरी ये। अब नहीं याद है तो याद करवाते हैं, एक बार लिखवा देते हैं, अपने गोल्डन बुक में लिख लेना आप, और उसका नाम भी गोल्डन बुक रख लो आप। आप कहते हो सर फॉर्मूला दे दो, फॉर्मूला बुक दे दो फ्री में। फ्री में फॉर्मूला बुक दूंगा आपको, मैं खुद बनवाऊंगा आपसे। बस कंसिस्टेंटली मेहनत करो, रेगुलर मैं क्लासेस लेता हूं, ऐसा कोई दिन नहीं है 365 दिन में से जब मैं क्लास ना लूं। यूट्यूब पर लेता हूं, एक बार को पेड़ की छुट्टी हो जाती है क्योंकि वहां कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, थ्योरी चलती है, प्रैक्टिस चलती है, लेकिन कभी यूट्यूब की छुट्टी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हर तरह से बच्चा, वो पेड़ वाले बच्चा यूट्यूब पर भी आता है देखने। क्यों? क्योंकि उसको पता है हर जगह ईमानदार रहने वाला इंसान ही आगे काम कर पाएगा। मैं वही करता हूं। तो आज जो ये काम कर रहा हूं ये सबके काम का है, तो आप लोग दबाकर शेयर करो और बहुत सारा प्यार दो।
अब मैं आपको पूरा लिखा रहा हूं, एक अपना एक मैं कह रहा हूं एक कॉपी खरीद लाना 10 15 20 रुपए की, और अपनी बुक खुद बनाएंगे हम। देखिए 1 से 100 तक के सभी प्राइम नंबर याद होनी चाहिए, बिल्कुल होगी। कैसे होगी आइए। सर 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, उसके बाद में हम देखते हैं 29, फिर 31, फिर 37, फिर अपना 41, फिर 43, फिर 47, फिर अपना 53, फिर अपना 59, फिर अपना 61, फिर अपने सामने भाई साहब आ गया कंडीशन वही 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। तो टोटल ये 25 होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो 1 से 100 तक 25 होती हैं। और क्या क्या याद करें सर हम? 101 भी होती है, 103 भी होती है, 107 भी होती है, 109 भी होती है, 113 भी होती है। ये भी सारी की सारी प्राइम नंबर ही हैं। 1001 नहीं होती है, 1003 नहीं होती है, 1007 नहीं होती है, 1009 होती है। 997 3 डिजिट की सबसे बड़ी है प्राइम नंबर, लार्जेस्ट। और क्या नाम है? 199 200 के पास सबसे बड़ी प्राइम नंबर, या कह सकते हैं 100 से 200 के बीच में सबसे बड़ी प्राइम नंबर है 199। 197 नहीं होगा। ये कई बार बच्चे गलती कर चुके हैं, इसलिए लिखा रहा हूँ। एक चीज़ और लिखाना चाहता हूँ, 1001 के टुकड़े और लिख दो फटाफट। 11 नाम 99, बचा कितना? 1, 11 एकम 11। तो इसके टुकड़े होते हैं दोस्तों 13 गुणा 7 गुणा 11, इसके फैक्टर। सर क्यों लिखा रहे हो? ये ज़रूरी है, पेपर में आ जाता है। ठीक है, ठीक है भाइयों। हाँ, तो ये सारी गोल्डन रूल में चली जानी चाहिए। गोल्डन रूल बुक आपकी एक बना रहा हूं मैं, और उस पर काम चालू हो चुका है, काम चालू हो चुका है, और वो बुक आप लोग खुद छाप रहे हैं। जो भी बच्चा मेरे साथ आज जुड़ रहा है, रेगुलर बेसिस पे मेरे कोई भी प्रैक्टिस सेशन हो, एक भी मिस नहीं करोगे, कसम खा लो। मैं आपकी ज़िंदगी बदल दूंगा, ये मैं गारंटी देता हूं। गारंटी है, बस ये समझ लो। हर जगह, चाहे फ्री में पढ़ रहे हैं, चाहे पेड में पढ़ रहे हैं आप, हर जगह मैं बोलूंगा भी और आपको बताऊंगा भी, भाई लिख लेना, लिख लेना। ओके, ध्यान रखना बस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बीस सेकंड में करिए। ए का 30%, बी के 3/5 के 20% के बराबर है। तो ए का 30%, 30% ये होता है, वो किसके बराबर है? सर बी के 3/5 के भी 20% के बराबर है। तो यहां से ए और बी का जो आप रिलेशन निकाल रहे हो वो निकाल लो बस। तो 25 से आपने 4 बार काट दिया, 3 से आपने इसको 10 बार काट दिया, तो जो रेशो आ रहा है वो 2/5 आ रहा है। बी का वेतन कितना है? 2400। तो 5 रेशो बराबर अगर 2400 है तो 1 रेशो बराबर कितना हो गया? 480 हो गया। तो ए का वेतन कितना हो जाएगा? 960 हो जाएगा। ए का जो वेतन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 960 रुपीज़। सर इसमें क्या है? इसमें कुछ नहीं है, इसमें गोल्डन रूल जैसा एज सच तो कुछ नहीं है, बस परसेंटेज के फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होने चाहिए। परसेंटेज के फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होने चाहिए। तो अब एक होमवर्क टास्क दे रहा हूँ आज आपका,
बता रहा हूं, देखो काम कर लो मेरी तरह से। होमवर्क टास्क ही है जहां पर आपको क्या करना है, 1/1 से लेकर 1/24 तक की, 1/25 तक की सभी परसेंटेज को लिखना है। सर नहीं लिख पाएंगे तो मैं ही लिखाऊंगा, और कौन लिखाएगा, तुम तो नालायक हो। चलो लिख लो अभी, क्योंकि फिर कल की बात कर ले, तुम तो छोड़ देते हो, सेशन खत्म, बात खत्म। कौन मास्टर, कौन सा मास्टर। चलो 1/1 होता है दोस्तों, अगर इसको 100 से गुणा करोगे तो तुरंत परसेंटेज में बदल जाएगा, दिस इज कॉल्ड 100%। तो इसी तरह से हमने तो 2 मिनट में याद रख रखा है कि भाई 1/2 होता है 50%। इसी प्रकार 1/3 आपको पता होना चाहिए, वो होता है 33 सही 1/3%, 33.33। 1/4 अगर आपको पता होना चाहिए तो वो 25%। 1/5 आपको पता होना चाहिए, ये होता है 20%। अब इसका दुगना करोगे तो 40, इसका 3 गुना करोगे तो 60, इसका 4 गुना करोगे तो इसका 80 हो जाएगा। 1/6 आपको पता होना चाहिए सर, 16.66 होता है, 16 सही 2/3। 1/7 कितना होता है सर जी, 14.28 होता है, इसको आप 14.28 भी लिख सकते हो, और 14 सही 2/7 इसका एग्जैक्ट वैल्यू होता है, ठीक है, परसेंटेज में। 1/8, 1/8 अगर बात करोगे तो ये 12.5% होता है, और इसको हम कह सकते हैं 12 1/2%। 1/9 की बात आप करोगे तो ये हो जाएगा सर जी 11 1/9 होता है, और इसको हम कह सकते हैं 11.11%। 1/10 की बात आप करोगे तो ये 10% होता है। 1/11 की बात करोगे तो ये 9.09% होता है। 1/12 की बात करोगे आपका तो ये 8.33% होता है, इसको आप लिख सकते हो 8 1/3%। 1/13 की बात करोगे तो ये लगभग 7.69% होता है, और 7 आई थिंक 13 7 91 तो 9/13 भी होता है। और इसका एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे को लगता है 3/13, मुझे लगता है कि 3/13 इज द मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा जो हम इसमें यूज कर सकते हैं। आई थिंक 2/13 कह सकते हैं उसे, 2/13 यानी कि 15.38। ओके, ये दिमाग में रखना। 1/14 7.14, 1/15 6.66 या 6/2/3, 1/16 6.25 और 6 1/4, 1/17 5.88। अभी नोट कर लो, मैं आगे लिख रहा हूं, 1/18 5.55, 1/19 1/20 5%। 1/19 कितना होता है बताओ, 5.16। चेक दिस आउट। हाँ, एक बार देख लो, 5.26, मुझे यही था दिक्कत, इसलिए मैंने चेक कर लिया। 5.26 नोट कर लो, 1/20 तक नोट कर लो, फिर 1/21 से चालू करते हैं। एक 1/21 और लिख लो, 4.76। तो 1/22 की भी जगह है। .54, 1/23 और बताओ, उसके लिए 2 पेज भरने पड़ेंगे। यहाँ लिख देता हूँ ना, दिख तो रहा है ना आपको, 4.34, 1/24 हो जाएगा 4.16, और 1/25 हो जाएगा 4%। भाई मैं तो ये लिख रहा हूँ ऐसे, आप लोग अपनी कॉपी में ढंग से लिखना। तो ये पूरा रिवीजन हो गया। मुझे लगता नहीं कि
इससे बेस्ट कुछ हो सकता है आई थिंक। चलिए भर लो, आज ही तुम्हारी किताब भर जाती दिखती है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। छोटी और बड़ी कॉपियों पर अंकित मूल्य दे रखा है। एक छात्र 5 दर्जन छोटी कॉपी और 10 दर्जन बड़ी कॉपी 5% की टोटल छूट पर खरीदता है, तो डिस्काउंट की राशि कितनी होगी? 25 सेकंड में करिए। जिनको भी बेटा पढ़ाई करनी है ना, अब विश्वास करते हो तो बात मानना, अदरवाइज कोई बात नहीं है। खैर आप आराम से बैच ज्वाइन करो, फाउंडेशन पूरा बेसिक क्लियर कर दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और मेरा ही मतलब सारी सब्जेक्ट आरआरबी बैच में सब मिल जाएगा। आज लास्ट ऑफर है इसलिए बोल रहा हूं, बाकी आप देख लेना। देखो भाई क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन बोल रहा है कैसा, देखो एक छोटी कॉपी है और बड़ी कॉपी है, उनका एमआरपी दे रखी है। जैसे कि स्मॉल आपकी कॉपीज हैं और आपकी बिग कॉपीज हैं, जिनकी एमआरपी आपको 10 रुपये और 15 रुपये दी हुई है। और एक छात्र 5 दर्जन, यानी कि 5 दर्जन का मतलब 60 कॉपी छोटी वाली और 10 दर्जन यानी कि 120 बड़ी कॉपी खरीद ली। तो देखो कुछ नहीं करना, 600 रुपये यहाँ पर खर्च हो रहे हैं आपके, मतलब 600 रुपये एमआरपी यहाँ बन गई और 1800 रुपये यहाँ बन गई। तो कुल मिलाकर आपकी जो एमआरपी बन रही है वो कितनी बन रही है? 2400 रुपया। अगर आपकी 2400 रुपये एमआरपी बन रही है और उस पर आप 5% की कुल छूट पर खरीदते हो, तो छूट की राशि कितनी है? तो एमआरपी पर ही छूट निकाली जाती है जो कि 5% है, और जो कि 5% अगर आप निकालोगे तो मात्र 120 रुपये की छूट मिलने वाली है इतना सामान खरीदने पर। तो ये जो 120 रुपया है वो डिस्काउंट है। और यहां पर गोल्डन रूल क्या कह रहा है उसको आप लिखना पड़ेगा आपको, कि गोल्डन रूल ये कहता है कि जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट एमआरपी पर निकाला जाता है। डिस्काउंट जो है वो एमआरपी पर निकाला जाता है, यानी कि अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। नोट कर लो इसे। और कभी भी आप केवल एक्चुअल डिस्काउंट ही निकालना चाहते हो तो आप डायरेक्टली क्या करो, एमआरपी का डिस्काउंट परसेंटेज निकाल लो। तो हमने यहां डायरेक्टली क्या निकाला है? डिस्काउंट निकाला है, तो एमआरपी का डायरेक्ट 5% निकाल दिया। अगला करिए, दी गई निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ओ गजब। अब आपके जितने भी आप टीचरों से पढ़ते हो, देखो हालांकि मैं किसी के बारे में कुछ कहता नहीं हूं, फिर भी मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि आप जहां भी पढ़ते हो बेटा, आप देखिए आपके बहुत सारे मेथड टीचर्स लोग जब फ्रैक्शन पढ़ाते होंगे तो आपको सिखाते होंगे बेटा क्रॉस मेथड लगा लेना, बेटा डिफरेंस मेथड लगा लेना, बेटा ये लगा लेना और वो लगा लेना। कोई मेथड काम नहीं करता, मैं जो आपको सिखाऊंगा वो मेथड हमेशा काम करेगा। अब ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये क्वेश्चन अपने आप में ही पूरा गोल्डन रूल है। कैलकुलेशन सीखिएगा आप, बड़े बड़े फ्रैक्शन के कंपैरिजन की, कैलकुलेशन ऑफ फ्रैक्शन कंपैरिजन, कैलकुलेशन ऑफ फ्रैक्शन कंपैरिजन। मैं आपको यहां क्या सिखाने वाला हूं, इसको भी आप अपने बुक में नोट कर सकते हैं। फ्रैक्शन कंपैरिजन की कैलकुलेशन, फ्रैक्शन कंपैरिजन की कैलकुलेशन कैसे होती है? एक तो आपको ये डिनोमिनेटर होता है, सॉरी ये न्यूमरेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है। बचपन में आपने पढ़ा होगा कि ये अंश कहलाता है और ये हर कहलाता है ना। मैं कुछ 3-4 चीजें आपसे पूछूंगा, बस उसके ऊपर बात करेंगे बस हम लोग, ठीक है। अगर मैं कह दूं बेटा कि अंश अगर आपका कांस्टेंट है, अंश अगर आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब समझते हो ना, नियत है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपकी फ्रैक्शन बड़ी है या छोटी है? तो आप ये बोल दोगे मेरे से कि सर अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो फ्रैक्शन को अगर मैं f मान रहा हूं, भाई जब अंश मेरा कांस्टेंट है और मेरा डिनोमिनेटर बड़ा है तो क्या मैं कह सकता हूं कि फ्रैक्शन उसी रेफरेंस में छोटा होता चला जाएगा? पॉइंट है। अगर मेरा डिनोमिनेटर छोटा होता जा रहा है तो फ्रैक्शन बड़ा होता चला जाएगा। यानी कि कहने का सिंपल लॉजिक है कि नीचे वजन कम करोगे फ्रैक्शन ऊपर बढ़ेगा, नीचे वजन बढ़ा दोगे फ्रैक्शन कम होता चला जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? अरे पॉइंट समझ में आ रहा है?
ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट समझिए, न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, यानी कि ये अंश है और ये हर है। अगर मैं बोल दूं आपका कि हर आपने बोल दिया सर कांस्टेंट है, तो हर अगर आपका कांस्टेंट है और ये फ्रैक्शन के बराबर है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो हर है वो सॉरी अंश जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपका अंश बढ़ेगा तो आपका फ्रैक्शन भी बढ़ेगा, और अगर आपका अंश घटेगा तो आपका फ्रैक्शन भी घटेगा। ये कॉमन क्लियर बात है। तो अगर मुझे ये बड़ी बड़ी फ्रैक्शन कंपेयर करनी है तो मैं क्या करूंगा बताओ? आप लगा लो ना, क्रॉस मेथड लगा लो, डिफरेंस मेथड लगा लो, आप एलसीएम मेथड लगा लो, आप फलाना मेथड लगा लो, आप ढिकाना मेथड लगा लो, सब में आप फंसोगे ही फंसोगे। निकलने का कोई आपके पास लॉजिक ही नहीं बचेगा। अब निकलने का तरीका किसके पास है? गुरुजी के पास। आओ, इसलिए 13 का भाग तो दे सकते हो, तो 13 तिया 39, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, क्या मैं इसको लिख सकता हूं, इसको पहले ऑप्शन से ले रहा हूं मैं, 13 तिया 39 और 1/13 भी मैंने क्या बताया था, 0.07। क्या बात है सर, गोल्डन रूल यार। 32 का मैंने भाग दे दिया सर जी, 32 दूनी 64, बचे 3/32, 3/32 बचा ना, तो लमसम मान के चलो कि भाई ये भी 0.09 के आसपास आएगा। वैसे भी क्या दिक्कत है। 45, इसको 5 से काट लो, पनाम 45, सॉरी 9 से काट लो, 9 पड़म 45, 9 नाम 81, ये 5/9 है सर, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है 11, यानी कि 55। वैसे भी अगर आप इसको नीचे, क्योंकि हमें तो 1 अपॉन बनाना है ना, तो 5 एकम 5 और बचे कितने 1.8, और 23 का भाग दे लो चुपचाप, 23 दूनी 46, बचे कितने 23 दूनी 46, बचे 7/23, तो मतलब 1/3 के आसपास आ रहा है, तो बड़ी बात नहीं है कुछ भी, इस तरह का 0.3 के आसपास बन जाएगा। अब कहानी क्या है देख लो, कहानी ये है सर, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा। तो सबसे छोटा मेरे को तो एक ही चीज का नजर आ रहा है जो कि मेरे सामने है, 1.8 छोटा है ना बस, तो 45/81 सबसे बड़ा होगा। तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये ऑप्शन खत्म हो गया, आंसर इन दोनों में से आने वाला है। चलो बहुत बढ़िया बात लगी सर आपकी, लड़ाई को और खत्म करते हैं। 13/41 सबसे छोटा है, ये हमें पता भी चल रहा है। इन दोनों की लड़ाई बरकरार है गुरुजी अभी भी। अब इनकी लड़ाई बरकरार रहने दो यार, आप क्यों रहने दो, क्योंकि वैसे भी साफ साफ दिख ही रहा है आप लोगों को कि आपका सी आने वाला है या डी आने वाला है, कौन जीत रहा है बता दो, दिख तो रहा है उसमें, बता दो यार। 23/53 नीचे बड़ा है, वो छोटा है, तो वो छोटा है तो वो बड़ा होगा, तो डी आंसर आप लोगों का बन जाएगा। तो भाई साहब ये सबसे अच्छे मेथड हैं, आज से पहले नहीं आते थे, प्रॉब्लम आपका है, लेकिन अब नहीं आएंगे, गलत आपका हो जाएगा फिर खामोखा। ठीक है, आप इसको एक बार और चेक कर लीजिए, किसी तरह की कोई मिस्टेक आपके दिमाग में नहीं रहनी चाहिए। हाँ डी आ रहा है ना, एक बार और चेक कर लेना भाई, आप कैलकुलेटर से भी चेक कर लेना, क्योंकि हमने मेथड तो लगाया है लेकिन दमदार भी होना चाहिए ना। कैलकुलेटर से भी चेक कर लो, 45/81 0.55 आ रहा है, 32/67 0.47 आ रहा है, ठीक है, 23/53 0.43 आ रहा है, और 13/41 0.31 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, कोई दो राय नहीं है। ठीक है, चलो अगला करिए। 46,000 रुपए की राशि पर 2/2/5 साल के लिए 15% की दर से चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? ब्याज अगर सालाना चक्रवर्ती है तो क्या है भाई? ब्याज अगर सालाना चक्रवर्ती है तो 46,000 रुपए की राशि, अजीब सा साल जो आपको पसंद होगा नहीं किसी को, 15% की रेट चक्रवर्ती ब्याज, और सालाना चक्रवर्ती होना चाहिए। चलिए जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का।
आ जाओ। कल सुबह 11 बजे अपना जो सेशन होता है यूट्यूब पर, उसमें हम कराएंगे एनटीपीसी का पेपर, और क्या नाम है, 3 बजे कराएंगे बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम दे रहा है, सॉल्यूशन चाहिए, साहिल सर इज हेयर, नो प्रॉब्लम। देखिए, अगर अजीब सा साल हो तो फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसे लिखता हूं इसको, 2 साल और 2/5। ठीक है, तो 2 साल के लिए जो मेरी रेट है, क्या मैं 15% बोल सकता हूं, क्योंकि ये पूरे पूरे साल हैं। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि यार मेरी 2/5 साल के लिए रेट बताओ, तो क्या मैं इसका 2/5 निकालूंगा तो जो मेरी रेट हो रही है वो 6% हो जाएगी। यस, यानी कि कहानी बहुत क्लियर मेरे सामने आ चुकी है कि 2 साल के लिए मेरी रेट ये रहने वाली है और बाकी के 2/5 साल के लिए मेरी रेट ये रहने वाली है। आप लोगों को पहले ये क्लियर हो जाएगा तो प्रश्न का उत्तर भी आप दे पाएंगे। जब कभी भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं या चक्रवर्ती ब्याज पढ़ते हैं, तो चक्रवर्ती ब्याज के लिए मैं एक ही बच्चे को चीज सिखाता हूं कि क्या यह जो चक्रवर्ती ब्याज है यह गुणा में चलता है, गुणा होकर चलता है, या फिर यह प्लस माइनस में चलता है। बस इतना बताओ कि चक्रवर्ती ब्याज जो चलता है ये गुणा के बिहाफ पर चलता है या प्लस माइनस के बिहाफ पर चलता है। गुणा होके काम होता है या प्लस माइनस से काम होता है इसके ऊपर। तो आप लोगों का जवाब आएगा, सर जी चक्रवर्ती ब्याज हमेशा मल्टीप्लिकेशन में चलता है, और जहां भी मल्टीप्लिकेशन लगता है वहां कौन सा केस लगता है, सक्सेसिव। ठीक है, तो सक्सेसिव अगर लगता है तो 2 साल के लिए 15% का सक्सेसिव कितना हो जाएगा, 15% होता है 3/20, तो 20 से 23 पहले साल के लिए, 20 से 23 दूसरे साल के लिए, और सुनो तीसरे साल के लिए हो जाएगा सर 100 से 106, और इसको आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो 50 से 53 भी, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता इससे। अच्छा, सब्र रखना बस। ठीक है सर, अच्छा लग रहा है। तो मैं आपसे कहता हूं कि यार ये निकल कर आ रहा है 5 दूनी 10 दूनी 20, तो ये निकल कर आ रहा है 20,000, और ये निकल कर आ रहा है 529 इंटू 53, जिसको मैं गुणा करने जा रहा हूं आपके लिए। 9 तिया 27, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 पंजे 15, 5 से गुणा करूंगा तो 9 पड़म 45, 5 दूनी 10 और 4 14, 5 25 और 1 26, 7 8 और 5 13, 5 और 4 9 और 1 10, 7 और 1 8, ये आ गया भाई 28037। यहां तक किसी को कोई डाउट? 20,000 आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है, तो मेरा ब्याज निकल कर आ चुका है 8037, ये मेरा ब्याज आ गया। अब आप कहोगे सर ये आंसर है क्या? अरे काई का आंसर होगा ये यार, ये आंसर कैसे हो सकता है? ये तो केवल और केवल अनुपात है। अच्छा, तो आंसर क्या होगा? 20,000 अगर 46,000 के बराबर है, भाई प्रिंसिपल को प्रिंसिपल के बराबर कर लो। अब आंसर आ चुका है, मतलब अब ये पूरी कैलकुलेशन भूल जाओ, अब उस पर ध्यान रखो बस, और एक रेशो की वैल्यू चुपचाप निकाल के दे दो सर 2.3। तो कुल मिलाकर 23 का पारा याद होना चाहिए। किस किस को याद है? सच्ची बोलना, मैं तो भूल जाता हूं 23 का पारा बार बार। और बटे 10 साइड में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 23 सत्ते 161, 16 23 तिया 69 और 10 79 और 6 85, 8 का 8 और 23 अट्ठे 184। तो जवाब मेरा आ रहा है 18485, 18485। कैसा लगा? अच्छा लगा नहीं लगा? बताओ भाई। करने वाला तरीका होता है, और अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, पेपर में यही सब आएगा। अगला करके दिखाओ, अगला करके दिखाओ। ए स्क्वायर प्लस 2/a² बराबर 16 दिया हुआ है, और वो आपको निकालना है।
करिए 20 सेकंड में। तीन साल के लिए तो आसान था ना स्वप्निल, 3 साल के लिए इतना दिमाग थोड़ी ना लगाते बेटा। देखो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो यहां गोल्डन रूल काम ही नहीं आता, क्योंकि यहां सिंपल कैलकुलेशन है। आप यहां तो यहां ऐसे देख सकते हैं कि ए स्क्वायर, ए की पावर 4 प्लस का 2 बराबर होता है 16a स्क्वायर। तो ए की पावर 4 प्लस का 2 की वैल्यू आप ये रख दीजिए। अब जैसे ही आप रखेंगे तो 72a स्क्वायर और 16 और 8 कितना हो गया, 24a स्क्वायर। तो जवाब कितना आ गया, 3 आ गया निकलकर। अब इसमें गोल्डन रूल क्या करेगा? नेक्स्ट, अगला करिए। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, कॉट ए का मान क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार ये। अब इसके लिए भी देखो गोल्डन रूल बताऊंगा, मजा आ जाएगा। इसको 15 सेकंड में करके दिखा दो। अब गुरुजी कैसी बातें कर दिया आपने। मैंने कहा क्या हो गया भाई साहब, आपने कैसी बातें कर दी सर। मैंने कैसी बातें कर दी बताओ। अगर आपका कॉट ए बराबर 1 है तो क्या ए 45 हो सकता है? बिल्कुल होना चाहिए। ये √3 है तो ए कितना होना चाहिए, ए आपका 30 होना चाहिए। और √3/2 ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 1/√3 60 होना चाहिए। तो केवल ये 3 वैल्यू आंसर होंगी। और अगर ये 3 वैल्यू यहां सेटिस्फाइड हैं तो आप भी टेंशन फ्री रहिए। मैंने कहा पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। तो अगर मैं यहां लिखता हूं 3 और अगर मैं 45 ले रहा हूं तो 45 की होती है 1/2, 3/2 और 7/2। यानी कि सर जी ये 10/2 5 आ रहा है, 45 तो नहीं होगा। 30 रखने पर, 30 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 3/4 और 7/4। तो 7 और 9 16/4 4 आ रहा है। 30 विल बी योर राइट आंसर। तो गोल्डन रूल का हिसाब क्या है इसके अंदर कि कभी भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का आ जाए और बोला जाए कि न्यून कोण है, तो बेटा न्यून कोण में एग्जामिनर भी इतना ही जानता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, बस। और इनकी वैल्यू आपको याद होती है, नहीं है तो होनी चाहिए। नेक्स्ट, एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या की 3/5 है। वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा की दुगनी है जिसका क्षेत्रफल 2025 है। आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा का 40% है। तो आयत का क्षेत्रफल बताओ। मैं तो आपको जादू सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार आप खुद ट्राई करिए। एक आयत की लंबाई वृत्त की त्रिज्या का इतना है, ठीक है भाई। वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा की दुगनी है। उस वर्ग की भुजा, उस वर्ग की भुजा, उस वर्ग की भुजा जिसकी, उस वर्ग की भुजा जिसकी एरिया ये है। अब बेटा वर्ग का क्षेत्रफल ये दे रखा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। यानी कि यहां से भुजा जो निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी, 45। यानी कि उस वर्ग की भुजा 45 निकल कर आ चुकी है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, वर्ग की भुजा की दुगनी है, यानी कि 90। क्या बात है सर। और आयत की लंबाई वृत्त की त्रिज्या का 3/5 है। तो आयत की लंबाई कितनी हो गई, 90 का 3/5। देखो इनमें क्या है, कुछ नहीं है, बस थियोरेटिकल क्वेश्चन है। 18 या 54। अब यहां मेरा खेल हो गया। कैसे, ऐसा क्षेत्रफल बताओ जो 9 से विभाजित हो जाए। सर जी 8 और 4 12 और 7, ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है 8 से 14 और 9,
ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है, बहुत बढ़िया लग रहा है। 3 से भी हो जाए, 3 से हो रहा है, सारे ही हो रहे हैं। अब ए बी और डी में लड़ाई चल रही है, लड़ाई को खत्म करते हैं चलो यार। आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा का 40% है, तो वर्ग की भुजा कितनी थी 45, और 45 का 40% यानी कि 2/5, और 2/5 यानी कि कितना हो गया 18, तो 0 तो आएगा ही नहीं, तो लंबाई इंटू चौड़ाई। आप लोगों को मैं एक सलाह देना चाहता हूं इसके साथ साथ, भाई गोल्डन रूल तो इसमें क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा स्क्वायर, बस इतना सा रूल है इसमें। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है भुजा स्क्वायर, क्यों, ना तो व्रत के बारे में जानकारी दी गई है, सिर्फ क्वेश्चन को घुमाया गया है बस, कि व्रत को इससे रिलेट कर दिया, इसको इससे रिलेट कर दिया, सिंपल कैलकुलेशन है बस। आप बता दो कहीं कुछ है इसके अलावा, नहीं है, आप देख भी सकते हो, बस नहीं मिलेगा आपको कुछ। ये क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन है, और केवल चेंज क्या होता है बताऊं, चेंज बस ये होता जाता है इसके अंदर, एरिया इकलौता यही चेंज होगा बस, ये चेंज होता रहेगा, ये होता रहेगा, बस खेल खत्म। ठीक है, अब इसके अंदर और क्या क्या लिख सकते हैं आप गोल्डन रूल के अंदर, तो गोल्डन रूल के अंदर और क्या क्या लिख सकते हैं, रेक्टेंगल को लिख लो आप, क्योंकि रेक्टेंगल का ही निकाला है हमने। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, तो रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होगा। विकर्ण डायगोनल, डायगोनल आपका अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर होगा। ये 3 चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं, तो इन तीनों चीज़ों को आप एक बार लिख लीजिए। अगला करिए। अब ये क्वेश्चन है, बस मैं आपसे चाहता हूं कि आप गोल्डन रूल में अपना एक सेंस डेवलप करें, सेंस डेवलप करें, और जिन्होंने पढ़ रखा है मेरे से अलजेब्रा उनका सेंस डेवलप है ऑलरेडी, तो जिनका डेवलप है वो जवाब दें, जिनका नहीं डेवलप है वो कोशिश करें जवाब देने की, कि क्वेश्चन कैसे हो सकता है डियर स्टूडेंट्स। सिंपल सोचिए क्या होगा इसमें, कौन सा कंसेप्ट लग सकता है। तो सेंस डेवलप करने का क्या मतलब था, और ये गोल्डन रूल में जाएगा कि क्वेश्चन को देखकर आप देखिए कि यहां जो वर्क करता है, यहां वर्क करता है होल स्क्वायर कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट वर्क करता है, होल स्क्वायर कॉन्सेप्ट, यानी कि प्रश्न को देखकर आप लोगों के लिए होल स्क्वायर कॉन्सेप्ट वर्क करता है। कौन सा कॉन्सेप्ट वर्क करेगा, होल स्क्वायर। बेटा कोई कूपन कोड नहीं है, ये डिस्काउंट चल रहा है बस, ठीक है ना, आज खत्म हो जाएगा ये डिस्काउंट प्राइस, हमने कूपन कोड नहीं रखा है। चलिए, तो एक्स स्क्वायर के साथ में एक्स जाएगा और वाई स्क्वायर के साथ में वाई आ गया। अब आप बस मुझे ये बता दो 2ab, तो 2 तो ऑलरेडी है, तो यहां 1 का स्क्वायर ही आएगा, जिससे कि ये क्या बन जाएगा, x - 1 का होल स्क्वायर। यहां पर कितना आएगा, 3 का स्क्वायर आएगा, जिससे कि ये क्या बन जाएगा, y + 3 का होल स्क्वायर। अब इसको भी 0 के बराबर करना होता है, इसको भी 0 के बराबर करना होता है,
तो यहां पर x बराबर 1 होगा और यहां पर y बराबर -3 होगा। 0 की बराबरी करना होता है, होल स्क्वायर बनाने वाला कॉन्सेप्ट है। तो जैसे ही आप x बराबर 1 रखोगे और y बराबर -3 रखोगे तो 9 और 1 10 आंसर आ गया। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है, गोल्डन रूल बनेगा इसके अंदर, जवाब दे दो 20 सेकंड में। महानगर का प्रदूषण पहले 25% से बढ़ गया, फिर 30% से घट गया। ये कभी भी परिवर्तन वाला जब केस आ जाए और जहां परसेंटेज कमी या वृद्धि का केस आ जाए, दो तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। एक होता है अच्छी परसेंटेज होने पर, अगर ये अच्छी परसेंटेज है, और एक होती है बुरी परसेंटेज। दोनों का मतलब वही बच्चे समझ पाएंगे जो पढ़ रहे हैं रेगुलर या फिर बेसिक पढ़े हुए हैं हमारे साथ। अच्छी परसेंटेज में कोई दशमलव नहीं होगा, जैसे कि ये दोनों हैं, तो अच्छी परसेंटेज होती है तो हम लगाते हैं परसेंटेज वाला फॉर्मूला। यहां पर प्लस को हम वृद्धि के लिए बोलते हैं और माइनस का चिन्ह हम कमी के लिए बोलते हैं। और बुरी परसेंटेज होती है तो हम लगाते हैं सक्सेसिव फ्रैक्शन। तो अब यहां पर कौन सा फॉर्मूला काम आएगा या कौन सा कंसेप्ट काम आएगा? ऊपर वाला। ऊपर वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है? 25% बढ़ा दिया जाए, 30% घटा दिया जाए। अब घटाने का मतलब माइनस, समझ गए? तो प्लस इंटू माइनस होता है माइनस। तो 25 गुणा 30/100, माइनस का 5, माइनस का 7.5, तो जवाब आ गया सर माइनस का 12.5। क्लियर है? चलिए, ये इसका गोल्डन रूल है। नेक्स्ट, अगला करो, प्रॉफिट लॉस से। वस्तु को क्रय मूल्य के 50% की हानि पर इतने रुपए में बेचा गया। यदि उस वस्तु को 40% के लाभ पर बेचा जाता तो विक्रय मूल्य क्या होता? देखिए,
50% को फ्रैक्शन में बोलते हैं सर, 50% को बोलते हैं 1/2। हानि या लाभ किस पर निकाला जाता है? क्रय मूल्य पर। यानी कि अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य अगर आपका 2 आ रहा है और उस पर अगर आप हानि कर रहे हो, 1 की हानि हो रही है, तो 2 अगर आपका क्रय मूल्य है, 1 की अगर हानि है, तो आप बेचोगे भी 1 में, क्योंकि आप हानि 1 रुपए कम करके बेचोगे। तो 1 बराबर अगर आपका ये हो गया, क्योंकि आपने हानि पर बेचा तो इतने में बेचा, तो आपका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा सर जी? 4270 गुणा 2 हो जाएगा। यही हो जाएगा क्रय मूल्य, बोलो हाँ या ना? सही है। तो अगर ये क्रय मूल्य हो गया, तो अब यही क्रय मूल्य पर अगर आपसे पूछा जा रहा है कि भैया 40% का लाभ होना चाहिए, तो 40% का लाभ होने के लिए इसी क्रय मूल्य पर 140/100 कर दो, क्योंकि आपसे प्रॉफिट नहीं पूछा, आपसे विक्रय मूल्य पूछा है, तो विक्रय मूल्य ही निकालना पड़ेगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, 7 दूनी 14 का, 4 चौके 16 का, 6 इकाई अंक केवल एक ही विकल्प को छोड़ गई और आंसर ए आ गया। तो ऐसे एक क्वेश्चन का गोल्डन रूल है कि आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि जो गोल्डन रूल के मतलब है, सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि लाभ हानि किस पर निकाले जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ हानि हमेशा सीपी पर कैलकुलेट होते हैं। लाभ हानि हमेशा सीपी पर कैलकुलेट होते हैं। लाभ हानि हमेशा सीपी पर कैलकुलेट होते हैं। किस पर कैलकुलेट होते हैं? लाभ हानि हमेशा सीपी पर कैलकुलेट होते हैं, क्रय मूल्य पर कैलकुलेट होते हैं। यानी कि क्रय मूल्य निकाला जाता है अगर आपके सामने दे रखा हो लाभ हानि, और उस क्रय मूल्य पर ही आपका विक्रय मूल्य निकलता है। अगर आप परसेंटेज प्रॉफिट है तो लॉस है, तो ये बात है। बस आगे चलें। आज तो सब तुम सोने के हो जाओगे। अगला करो। एक गोले के आयतन में कमी कर दी जाए तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा? तो ये क्वेश्चन भी परसेंटेज सक्सेसिव के ऊपर आधारित है। करके दिखाइए। अगर गोले की त्रिज्या 10% कम कर दी जाए तो आयतन क्या होगा? अब गोले की त्रिज्या क्या होती है भैया? देखो, आप जानते हैं आयतन किसके ऊपर होता है? आयतन होता है गोले का आयतन। अब गोले के बारे में गोल्डन रूल लिख लो कि अगर ये गोला है, ये वृत्त नहीं है, ये गोला है। कई बच्चे गलत ही समझ जाएं तो अलग बात है। गोले का आपका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? ये होगा सर 4πr²। गोले का आयतन कितना होगा? 4/3πr³। अगर इसकी त्रिज्या r है तो यहां आप आयतन को देखो, त्रिज्या के कैसे समानुपाती पा रहे हो? 3 बार। तो 10 से अगर 1 की कमी हो रही है 9, अब 3 बार देखो गुणा हो रहा है ना, तो गुणा में ही चलेगा। 10 से 9 और 10 से 9। तो यहां मैं कहता हूं कि भाई अगर 1000 अगर आपका आयतन है पहले, तो अब 729। तो कितने की कमी दिख रही है? 271 की, 1000 के सापेक्ष में गुणा 100, तो 27.1% की दिख रही है कमी। 27.1% की। ठीक, अगला करो। बाइक और कार दे रखी है भाई, JKLMN बाइक और कार है। बिक्री दर्शाई गई है अलग अलग।
क्वेश्चन है आपके सामने कि P2 माइनस P1 क्या होगा, बता दो क्या होगा, करिए 20 सेकंड में। सेशन कैसा लग रहा है ये भी बता देना भाई आप, है ना। देखो P1 माइनस P2 तो 5 कंपनियों की कुल बिक्री। अब भाई ऐसी बात है P1 माइनस P2 तो क्या है भाई, ये बाइक और कार, कुछ नहीं करना, आपस में डिफरेंस देखते जाओ, बस यहीं से निकालना डिफरेंस 250। अब इसमें कोई गोल्डन रूल नहीं बनेगा, ज़बरदस्ती नहीं बनाएंगे। यहाँ हो गया 50 300, यहाँ हो गया 50 350, यहाँ हो गया 100 350 और 100 450 450। तो आप अलग अलग जोड़कर मत निकालो, डायरेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है। सर मैं पैर से डिसेबल हूं, क्या मैं एनटीपीसी भर सकता हूं? हाँ भर सकते हो, कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनमें भर सकते हो आप। चलो अगला करिए। साइन 2 थीटा बराबर दे रखा है तो टेन थीटा बराबर क्या होगा? अब ये फटाफट खींचो इनको, फटाफट 10 सेकंड में। सर कितने टाइम तक क्लास रहेगी? 25 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बाकी के 25 नेक्स्ट गोल्डन रूल वाली क्लास में कर लेंगे, वो मंगलवार को लगा देंगे 3 बजे, ठीक है, डन। लेकिन करेंगे इस तरह से ही गोल्डन रूल वाली क्लास को, ठीक है। फिर बाकी के 25 क्वेश्चन अपन नेक्स्ट में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो देखो tan 2 थीटा बराबर, तो कौन सी tan की वैल्यू पर, कौन से थीटा पर √3/2 होता है? तो यहां पर 60 डिग्री पर होता है, तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। तो tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई? tan 30 की वैल्यू हो गई भैया 1/√3। कोई दिक्कत? सर यहां से गोल्डन रूल क्या मिलेगा हमें? यहां से गोल्डन रूल मिलेगा आपको कि tan की टेबल आपको याद होनी चाहिए पूरी, मतलब tan की क्या मतलब? सारे थीटा की टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, एंगल वैल्यूज, ठीक है। ये मैंने सेकंड चैप्टर में पढ़ाया है ट्रिग्नोमेट्री में, आप जाकर इनको याद कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, a प्लस बी दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब यहां निकलेगा फॉर्मूला, अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है ना, तो करो फटाफट। चलो a प्लस बी का होल क्यूब
ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3ab इंटू ए प्लस का बी। चलिए, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab प्लस ए प्लस बी। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा सर? माइनस का 125, क्योंकि 5 का क्यूब होता है। a क्यूब और b क्यूब कितना हो जाएगा वो हम निकाल लेते हैं सर। और यहां हम ये कह सकते हैं कि भैया 3ab और a प्लस का b। तो यहां से देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है? माइनस का 125 और 18 पंजे 90 प्लस का 90। तो जवाब आ गया सर जी माइनस का 35। ठीक है, अब यहां के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। कई बच्चे सोचते हैं कि सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जब फॉर्मूला निकालना जाता है तो हम ये क्यों नहीं लगाते? किस किस बच्चे के दिमाग में आता है? इसका भी जवाब मैंने आपको जब मैंने थ्योरी पढ़ाई है अलजेब्रा की उसमें दिया हुआ है कि ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा देते दोस्तों, ये बताओ ना आप। ठीक है बेटा, आप रिफंड ले लेना बेटा कंप्यूटर का, है ना? हाँ, अगर आपको दिक्कत है तो कल फोन कर लेना, ठीक है? टीचर घटिया होता होगा कभी, कैसी बातें करते हो यार। चलो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, हम ही कह जाते हैं कई बार, क्योंकि यहां पर क्या होता है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। बेटा 4 वेरिएबल के चक्कर में हम ये फॉर्मूला रिकमेंड ही नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, इसलिए ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा काम का होता है। यहां पर a प्लस बी वाला फॉर्मूला नोट कर लीजिए, इसी तरह से a माइनस बी का होल क्यूब वाला भी नोट कर लीजिए, जो कि क्या होता है a क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab इंटू ए माइनस का बी। ये भी नोट कर लो, ये प्लस वाला है, इसमें सारे प्लस प्लस, ये माइनस वाला है, उसमें सारे माइनस माइनस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इनका इकाई अंक क्या होगा सर बताओ? 10 सेकंड में, 15 सेकंड में बता दो, क्योंकि 4 है, 10 सेकंड में बता सकते हो, 4 के रूल्स बनते हैं। अगर हम यहां बात करते हैं, यहां 4 एज ए इकाई अंक आ रहा है, और 4 की अगर पावर आपके सामने क्या है, इवन है। 4 की पावर अगर आपकी ऑड है तो इवन होता है, तो क्या होता है 4 का स्क्वायर लोगे तो 6 बन जाएगा इकाई अंक, और 4 की पावर अगर ऑड लोगे, जैसे कि 4 एकम 4, तो 4 बन जाएगा इकाई अंक, और बीच में प्लस है तो प्लस कर दिया, तो यूनिट डिजिट आ जाएगा 0। नेक्स्ट, इसका गोल्डन रूल पूरा यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट होता है, जहां पर हम जानते हैं जहां पर हम क्या जानते हैं, जहां पर हम ये जानते हैं दोस्तों कि अगर 0, 1, 5, 6 अगर किसी संख्या के इकाई अंक हैं और इनकी पावर कुछ भी हो,
तो इकाई अंक सेम रहता है। इकाई अंक सेम रहता है। 2 की पावर, 3 की पावर, 7 की पावर और 8 की पावर, 2 की पावर, 3 की पावर, 7 की पावर, 8 की पावर, ये ऐसे अंक हैं जिनमें जैसे मान लो कोई 2, 3, 7, 8 यहां इकाई अंक है और उसकी घात n है, तो n को आप 4 से भाग कर दो तो जो शेषफल आएगा, अगर मान लो शेषफल 0 आ रहा है तो n की पावर 4 इकाई अंक हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगी x की पावर। अगर शेषफल आपका 1 आ रहा है तो पावर 1 हो जाएगी। शेषफल अगर आपका 2 आ रहा है पावर 2 हो जाएगी। शेषफल अगर आपका 3 आ रहा है तो पावर 3 हो जाएगी। तो वहां से आप इकाई अंक निकाल सकते हो। इसके अलावा 4 आ जाए, 9 आ जाए तो यहां पर इवन और कंसेप्ट लगता है। जैसे 4 की पावर इवन है या 9 की पावर इवन है तो आप खुद इवन रख के देख लो। जैसे कि 4 का स्क्वायर होता है 6 हो जाएगा 16, 9 का स्क्वायर 81 का 1। 4 की पावर अगर ऑड है तो 4 एकम 4 और 9 की पावर अगर ऑड है तो 9 एकम 9। देख लो ऐसे चलता है। ठीक है सर, मेरे पर मैथ नहीं आता। बेटा पढ़ने से सीखोगे अभिषेक, है ना। पढ़ाई कर लोगे सीख जाओगे, नहीं पढ़ोगे बातें करोगे केवल ऐसे ही रहोगे। आज हमारी क्लास में कर रहे हो कमेंट, कहीं और करोगे कल, उससे टाइम पास नहीं होता है। अगला प्रश्न करिए। दो बहनों की आयु में 2 साल का अंतर है जब उनके पिता की आयु 52 ईयर्स है। दो बहनों की आयु में 2 साल का अंतर है जब उनके पिता की आयु 52 ईयर्स थी। पिता माँ से 2 साल बड़े हैं। पिताजी हैं जो माँ से 2 साल बड़े हैं। पिताजी की आयु 52 ईयर थी, पिताजी माँ से 2 साल बड़े हैं, तो फादर की जो एज है वो 52 ईयर है, माँ की जो एज है वो 50 साल है, बड़ी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है। चलिए छोटी बहन की आयु बताओ। तो सर छोटी बहन 2 साल का अंतर है ना, तो छोटी बहन तो छोटी होगी, कोई गोल्डन रूल नहीं है। नेक्स्ट मस्त क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 3105 को जोड़ दिया जाए तो 3, 4, 5, 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। करो।
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3105 में जोड़ दिया जाए और वह 3, 4, 5, 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। छोटी से छोटी संख्या जिसमें 3105 को जोड़ दिया जाए। कहानी बहुत प्यारी होने वाली है। देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि 3, 4, 5, 6 से पूरी तरह डिविजिबल हो जानी चाहिए जोड़ने के बाद में, समझ रहे हो? तो 3, 4, 5, 6 यानी कि मैं ये समझता हूं कि इन सभी का जो एलसीएम आ रहा है वो 60 आ रहा है। सही बात है। यानी कि अगर आप इनमें से कुछ जोड़ रहे हो तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो 60 से डिविजिबल होना चाहिए और छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए। तो छोटी से छोटी संख्या के लिए आप सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या ही जोड़ोगे, बड़ी संख्या क्यों जोड़ोगे आप? तो ये हो गया सर जी 3120। क्या 60 से जा रहा है? जा तो रहा है यार। क्या 15 आंसर आ जाएगा आपका? भाई आप दिमाग लगा सकते हो तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। क्या फर्क पड़ रहा है? दिमाग ही तो लगवा रहा हूं, कोई अदर चीज तो नहीं लगवा रहा हूं। आप बताओ, किसी को कोई शक? बोले सर कोई शक नहीं है, मजा आ गया, उल्टा हो गया काम। अगला क्वेश्चन देखिए कि 65 छात्रों की एक कक्षा में गणना करने पर औसत अंक 150 निकले। बाद में पता चला कि एक छात्र 142 अंक गिने हुए थे जबकि वास्तव में 152 अंक थे। 65 छात्रों का समूह वास्तविक औसत कितना है? बड़ा मस्त क्वेश्चन है, करके बताओ 20 सेकंड में। 30 सेकंड ले लो। अब 65 छात्रों की कक्षा में गणना करने पर औसत अंक 150 निकले। ठीक है भाई, निकले। बाद में पता चला कि एक छात्र के 142 अंक गिने गए थे जबकि वास्तव में इतने थे। यानी कि वास्तव में इतने थे तो आपको वास्तव के लिए 10 की वृद्धि करनी पड़ेगी। 150 था औसत पहले, अब औसत कितना हो जाएगा? सर जी ये 10 है ना, 65 छात्रों को बांट दो तो खेल ही खत्म हो गया। सर खेल तो पहले से ही खत्म है, 150.19 ही होगा। या आप इसको कह सकते हैं सर जी 1/, इसको आप कह सकते हैं 5 दूनी 10 और 13 पंजे 65, 2/13 आपका और मेरा सबका फेवरेट, तो 150 प्लस 0.1538। ये विजन मैंने आपको गोल्डन रूल में सिखाया है ना अभी कि 2/13 दिमाग में रखना। काम आ गया, देख लो कैलकुलेशन में काम आ गया नहीं आ गया? तो ऐसे चीजें निकल कर आती हैं। अगला और अंतिम सवाल, और बताइए आज गोल्डन रूल का सेशन आपको कैसा लगा और इसका आपको चौथा क्रम बताना है। बताओ, अब ये आसानी से कर सकते हो, करो। देखिए दोस्तों, 8/2, 8/5 कितना हो गया? सर डायरेक्टली कर लें क्या? हाँ ये तो डायरेक्ट हो जाएगा ना। 1.6, ये 3.5, ये 1.8, ये 1.25 और ये 0.8। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आरोही क्रम, अवरोही क्रम, अवरोही मतलब बड़े से छोटा, अवरोही, हाँ ये गोल्डन रूल में आ जाएगा। अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटा लिखना। तो बड़ा 7/2 है, पहला बड़ा। दूसरा बड़ा 9/5, तीसरा बड़ा 8/5, चौथा बड़ा 4/5, सॉरी 5/4, और पांचवा बड़ा
4/5, ये सही लगा यार हमें तो है। तो चौथा पड़ा हमने बोला ना अभी, तो अवरोही क्रम में लगाने पर कौन सा चौथा होगा? 5/4। सेशन आपको सच बताना कैसा लगा है। बाकी के अभी जो 25 क्वेश्चन है वो मैं अभी आपको दूंगा नहीं, वो मैं हटा दूंगा फाइल से। फाइल में केवल अभी 25 की दूंगा, क्योंकि अगले जो क्वेश्चन है वो मैं आपको कराने वाला हूं। अभी क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों कि आपका दिल और दिमाग दोनों खुश हो जाएगा। सर अगला सेशन कब होगा? अगला सेशन की मैं तारीख बता देता हूं। अगला सेशन मंगलवार को होगा, मंगलवार यानी कि ट्यूसडे को। कब होगा? ट्यूसडे। सेम गोल्डन रूल के ऊपर होगा। मंगलवार यानी कि 9-10 तारीख को होगा, 10 सितंबर को। ठीक है, देख लेना भाई, है ना। चलिए 10 सितंबर को होगा। बाकी के क्वेश्चन ये हैं, अभी मस्त मजा आ जाएगा इन क्वेश्चनों में। लेकिन सेशन कैसा लगा आप प्लीज मुझे बताइए। और गोल्डन रूल यहां पर मैंने आपको ये भी बताऊंगा, लास्ट में डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर भी। ठीक है, जो बच्चे हमारे साथ मेरे बैचेस में जुड़ना चाहते हैं, बेटा आज आपके पास अंतिम मौका है। क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर एप्लीकेशन पर आप प्यार से जुड़ो। मैं आपको कहता हूं कंटेंट ऐसा जो मजा आ जाए आप लोगों को। ठीक है, और आप सभी लोगों के लिए यही मौका अंतिम है जहां पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। 8 सितंबर तक का ये ऑफर वैलिड है। सभी कोर्सेज तक आपको भारी छूट हम दे रहे हैं। चाहे आप आरआरबी लोगे, उसमें एटीएम आपको फ्री मिलेगा। एटीएम बैच, प्रैक्टिस बैच है, मैथ फाउंडेशन बैच, साइंस फाउंडेशन, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, सब आप पढ़ सकते हो। आपको अगर पूरी मैथ्स कवर करनी है भाई, ट्रस्टेबल बैच है, आप बढ़िया कंटेंट ले सकते हो और आराम से 3 महीने में खत्म कर सकते हो पूरे बैच को, क्योंकि वीओडीज हैं। आराम से 5 दिन में एक चैप्टर निपटाओ, काम खत्म हो जाएगा। पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ाया गया है, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको। पूरे इंडिया के बैच किसी बैच में नहीं मिल सकता। बहुत मेहनत की गई है इस बैच के साथ। आरआरबी बैच में आप पूरा ऐसे ही पाएंगे, सभी टीचर्स की क्लासेस पाएंगे। एटीएम बैच भी उसके अंदर मिलेगा। एटीएम बैच क्या है? अगर आप केवल प्रैक्टिस ही चाहते हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, अगर आप प्रैक्टिस चाहते हैं, तो एटीएम बैच आपको सभी टीचर्स की क्लास 599 में मिल जाएंगी। ये ऑफर प्राइस चल रही है, आज रात तक वैलिड है सारे ऑफर्स। ये एप्लीकेशन पर जाओ, हर बच्चा जो वाकई में सीरियस है कैरियर के लिए, तो बेटा अपने कैरियर को ही अच्छा बनाने के लिए अच्छे बैचेस से जुड़ो। मेरा यही रिकमेंडेशन है। बाकी फिर आप घूम तो रहे हो इधर उधर, मत टाइम वेस्ट करो। रेलवे एटीएम प्रैक्टिस बैच है, एटीएम केवल प्रैक्टिस बैच है, मैं बार बार बोलता हूं। फाउंडेशन बैच में अलग अलग फाउंडेशन बैच हैं, आरआरबी के अंदर दोनों मिलेंगे ये। ठीक है, तो बस बढ़िया पढ़ाई करिए। सेशन को कोई दिक्कत आए तो मेल कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, लेकिन मंडे टू सैटरडे, मंडे टू शनिवार 10 बजे से 6 बजे तक। ठीक है, चलिए तो लाइक करिए सेशन को। सेशन कैसा लगा आप लोगों के कमेंट का मैं वेट करूंगा। आप लोग मुझे रिकमेंड करेंगे कि सर कैसा लग रहा है सेशन, मैंने जो आपको चीजें बताई क्या आपको समझ में आई, क्या आप लोगों को वाकई में अच्छा लगा ये, क्या हम इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, कोर्स को आप वेबसाइट पर भी देख सकते हो, www.quicktricks पूरी स्पेलिंग ढंग से लिखना /sahilsir.com। इस पर जाओगे तो आप सारे कोर्सेस भी देख सकते हो वेबसाइट पर भी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि अगली वीडियो आपको मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो इसकी आने वाली है मंगलवार यानी कि 10 तारीख को। ठीक है, चलिएगा, ओके, चलिए। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।